स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय एक नए वीडियो में आपको लिए चलता हूं, जो कि है जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5। इससे पहले 4 चैप्टर जियोग्राफी के हो चुके हैं और हिस्ट्री के भी कई चैप्टर्स हो चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हैं। एनसीईआरटी की 2 क्लासेस चल रही हैं रोज़, जियोग्राफी, हिस्ट्री। पीवाईक्यू भी चल रहा है। आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। आप लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे तो हम 6th से लेकर 12th तक जितनी भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर आपकी बायोलॉजी जो कि इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, सभी एनसीईआरटीज करेंगे। सैटरडे को अपना सी सेट स्पेशल होता है, सुबह कॉन्सेप्ट, शाम को पीवाईक्यू। स्टेट पीसीएस की जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ARO की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीपीएससी की एक सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया होगा और सारी वीडियो देख रहे होंगे। आज में पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस सीरीज का लाभ क्या है, इसके लिए आप हिस्ट्री की पहली वीडियो अवश्य देखिए जाके, उसमें 10 मिनट्स में बताया गया है कि क्या लाभ आप उठा सकते हैं। तो पृथ्वी के परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अगर हम बोलें कि ये अपना स्थल मंडल है, ये अपना जल मंडल है और ये अपना हवा यानी कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये अपना वायुमंडल है। तो ये जहाँ पर मिलते हैं, ये जो मर्ज होते हैं, इन तीनों के मिलने से बनता है, उसे बोलते हैं जीव मंडल। इसे क्या बोलते हैं? जीव मंडल। इसे बोलेंगे जीव मंडल। जीव मंडल आपको पता हो। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है बाष्प, यूटर का अर्थ है जल। तो इन तीनों के मिलने से बन जाएगा लिथोस्फीयर। बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है। भूमंडल, अब भूमंडल की बात करें जो स्थल रूप है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी हम देखेंगे चल के नीचे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? तो ये तो सिंपल है, भूभाग आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अमेरिका इधर है तो यूरोप इधर है, तो उनके बीच में महासागर है। इधर अपना साउथ अमेरिका है तो इधर अपना अफ्रीका है। ठीक है। नीचे अपना अंटार्कटिका है, तो ये आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी समुद्र जल के तल से ही ऊंचाई मानी जाती है कि हम कितनी ऊंचे हैं, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है और
अरावली कितना ऊंचा है और विंध्यन कितना ऊंचा है। ये आपके मैप दिया होगा आपके एनसीईआरटी में, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ माउंटेन दिए गए हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे महासागर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ सब महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि बीच में महासागर है, ठीक है। यही ऊपर बताया जा रहा था। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 78-48 मीटर ऊंचा है, तो इसको नोट कर लेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, इसे भी नोट कर लेंगे। इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से अधिक भी हो सकती है। मतलब हमें लगता है कि मान लो ये हमारा समुद्र तल है, हमें लगता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे ऊंचा, इससे गहराई ज़्यादा हो, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हमें लगता है माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, लेकिन हो सकता है कि समुद्र के अंदर एक ऐसा पर्वत हो जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो। अब महाद्वीप पे चलते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका हमने ऊपर वाले मैप में देखा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। हमें सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन 1/3 भाग में फैला है, क्या ये बात आपको पता थी? अगर नहीं तो यह याद कर लें। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है तो एशिया से होकर गुजरेगी ही। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे यूरोप से अलग करता है, यानी रसिया का जो इधर वाला पार्ट है वहाँ पे यूराल पर्वत है। इसी वजह से रसिया का थोड़ा पार्ट यूरोप में आता है, बाकी इधर का पूरा पार्ट एशिया में आता है। आप मैप में देखिएगा। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया बोलते हैं, ठीक। इसीलिए तो फिर से मैं बता दूं, ये अपना पूरा रसिया अगर मान लेते हैं तो यहाँ से एक पर्वत है जिसे यूराल पर्वत बोलते हैं। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत के इधर का जो रसिया है, जहाँ मॉस्को है उसकी राजधानी, वो एशिया में ना आकर यूरोप में आता है। बाकी ज़्यादातर भाग जो है वो एशिया में आता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, इधर ही जो बताया मैंने। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, स्थिति का पता लगाइए। आप मैप देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ऊपर दिया गया है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी याद होना चाहिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश उस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, लगभग। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र को देखिए, ऊपर आप मैप देख सकते हैं। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कई रेगिस्तान देकर कि आप क्रम से लगाएं। जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। फैक्ट याद करते रहें और लिखते रहें। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरता है। आप कमेंट करेंगे तो ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, इनकी एक ट्रिक है जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन कमेंट करेंगे तभी। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अफ्रीका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह है पनामा जल संधि, ठीक है। स्थल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है, ये यहाँ पर दिया गया है, आप भी पढ़ लें। स्थल संधि
स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर जोड़ रहा है। जल संधि क्या होती है, जो अलग करता है। जैसे यहाँ पर देखें तो श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि अलग करती है। तो अगर हम बनाएं तो मान लो ये एक माउंटेन है, सॉरी महाद्वीप है, एक इधर महाद्वीप है और बीच में पानी भरा है, तो उसे बोलेंगे जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। या अमेरिका और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि, ठीक है। या अफ्रीका और यूरोप के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। ये याद कैसे है, ये याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। मैपिंग शुरू ही होने वाली है और जब शुरू हो जाएगी तो वो ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए प्लान थोड़ा सा देर हो रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है जो स्टार्ट चीज़ हो जाए वो बीच में रुकनी नहीं चाहिए। आप एनसीईआरटी देखेंगे चल रही है तो चल ही रही है, तब तक चलेगी जब तक 12th तक की सभी एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हो जाती। खैर, स्थल संधि वो होता है जिसमें एक ऊपर का स्थल एक नीचे का स्थल जुड़ा होता है, तो वो स्थल संधि है, ठीक है। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, और यहाँ एक जल संधि दो बड़ी जलराज्य समुद्रों महासागरों को जोड़ती है। यानी इधर एक महासागर था बहुत बड़ा और इधर एक महासागर था बहुत बड़ा, इन दोनों को ये जल संधि जोड़ रही है, तब दो महाद्वीप अलग अलग हो रहे हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इन महासागरों के नाम बताएं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ऐसा कुछ बना है। इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इस बार यूपीएससी ने इसी पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे थे, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका विश्व में की सबसे बड़ी नदी अमेजन, इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, यानी 2024 में शायद। अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा चारों तरफ पानी पानी है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। स्थायी 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 पे फोकस करिएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। इसकी बात अगर मैं बताऊँ तो आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे थोड़ा सा। मान लो ये अंटार्कटिका है, ठीक है। तो यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, कुछ अमेरिका में लोग रहते हैं, ऐसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ होता क्या है, कई देशों का, जैसे भारत का ही और अमेरिका का भी, रूस का भी, चीन का भी, सबके यहाँ बेस बने जहाँ वो प्रयोगशालाएं हैं। तो लोग जाते हैं उसमें, प्रयोगशाला में अपना लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चले आते हैं। तो अस्थायी रूप से लोग वहाँ रहते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब, लेकिन स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। जैसे हमारे, अगर आप बोलोगे मैत्री, गंगोत्री और एक कौन सा है, 3 यहाँ स्टेशन थे, आप नाम उसका बताएं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, मैत्री और भारती। एक भारतीय गंगोत्री भी है शायद, भारतीय गंगोत्री है कि नहीं ये डाउट है मुझे, लेकिन भारती और मैत्री ये दोनों तो हैं। जलमंडल के ऊपर आते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि
मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण नीले ग्रह के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यानी अगर हम मान लें कि 71% पे वाटर है, इसका भी 97% महासागर में है, 3% केवल बढ़िया है, उसमें भी 3% नदी, झील, ग्लेशियर, बर्फ और तुम्हारा आपका भूमिगत, ये सब आते हैं। एक बार इनका क्रम पूछ लिया गया था, ठीक है, किसमें ज़्यादा है। तो नदियों में बहुत कम पानी है। हम लोग कहीं सोचेंगे नदियों में बहुत ज़्यादा है, नदियों में बहुत कम पानी है। महासागर पे चलते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा, ये सब आगे पढ़ेंगे। ये भी जो मैंने बताया ये भी आगे पढ़ेंगे अन्य चैप्टर में, अन्य क्लासेस में। बड़े से छोटे आकार के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी, फिर आर्कटिक। चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3 क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए अभी प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। लगभग एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। इन महाद्वीपों को स्थिति को पता लगाइए। यानी कौन कैसा है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी। प्रशांत महासागर क्या है? वृत्ताकार। ऐसे अटलांटिक महासागर एस के आकार का है। ऐसे हिंद महासागर त्रिभुज के आकार का है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तर दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब ये ऐसे 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 बहुत ज़्यादा, ये आप देखेंगे ये दंतुरित बोली जाती है, सीधी लाइन नहीं है। यह अनियमित दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय या पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी बढ़िया है। यह जो है वह पोत और पोल्ट के लिए बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़िया नहीं है कर देगा और हम सही मान लेंगे। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। अब हिंद महासागर आ गया, यहाँ अटलांटिक महासागर था, यहाँ प्रशांत महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार, मैंने ऊपर बता दिया। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि, अभी मैंने बताया था। ये बेरिंग जलसंधि अमेरिका और रूस के बीच में कह सकते हैं है, और ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये तो लिखा भी, उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट यूरेशिया से घिरा है। अब वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल में 5 मंडल हैं, एक क्षोभ मंडल, एक संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। 11th में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस ये दिया गया है कौन कौन से मंडल हैं और कितनी ऊंचाई पर हैं। आप इस फिगर से देख सकते हैं कहाँ क्या चीज़ होती है। तो कहाँ पर ये होता है, कहाँ पर ये होता है, कहाँ पर ये होता है, कहाँ पर ये, कहाँ पर ये, कहाँ पर बैलून उड़ते हैं, ये सब सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत है वो किस मंडल में है आपको पता होगा, समताप मंडल में है। क्षोभ मंडल में भी ओजोन परत है, लेकिन क्षोभ मंडल वाली हानिकारक है, समताप मंडल वाली लाभदायक। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके तट को तापमान अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इस मंडल को
ताप के आधार पर या उसके घटकों के आधार पर बांटा जाता है, या ऐसा कुछ आ जाए तो गलत है। कई आधार पर बांटा जाता है, कुछ को तापमान और कुछ अन्य आधार भी हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, क्योंकि 99% गैसें इन दोनों से मिलकर ही बनती हैं। आयतन के अनुसार 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इन सब की मात्रा 1% सिर्फ होती है। 11th में इसको और ओपन करके विस्तार से पढ़ेंगे। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये नोट कर लेना। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब जीव मंडल की बात करते हैं, जहाँ तीनों हैं। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है, या वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। यानी एक पेड़ पौधे और एक जंतु। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। कटाव का मतलब मिट्टी बहने लगती है। कभी कभी पानी बरसे तो आप देखेंगे गाँव में जहाँ मिट्टी है वो बहने लगती है, वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों, नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में एक कंट्री ने अपनी राजधानी को एक दूसरे द्वीप पे शिफ्ट किया, क्योंकि उसका ये वाला द्वीप थोड़ा सा पानी के अंदर समाने लगा था। ठीक है, पानी के अंदर डूबने लगा था। ये कयास लगाए जाते थे कि ये डूब जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली दूसरे द्वीप पे। आप उसका नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये था चैप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लेकिन उससे पहले हम ये कुछ चीज़ें हैं देख लें। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? यूराल। आप लोग पढ़ा करिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल जल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का है? स्थल मंडल, या थल मंडल या स्थल मंडल, दोनों एक ही चीज़ है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। आप यहाँ भरिएगा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, और ऐसे ही सारे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 6th, हमारा देश भारत, हमारा सबका प्यारा भारत।
चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई पार्ट जिसके तीन तरफ वाटर हो, जैसे इधर भी वाटर है अरब सागर, इधर भी वाटर है अपना अरब बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाटर है अपना हिंद महासागर, तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। तो एक तो भारत है, दूसरा आप विश्व का मैप देखिए और उसमें बताइए एक और प्रायद्वीप जिसके तीनों तरफ पानी हो और वो प्रायद्वीप हो। ठीक है, स्थल का भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है, कोई एक प्रायद्वीप का नाम आप ढूंढिए मैप में। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि आप सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, और भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिसमें ये फ़ायदा करेगा। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ का लगभग विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरीय मैदान, आसमान पठारी, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल द्वीपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी एग्जाम में आएगा तो हम दूसरा ही बोलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ अभी सेंसस नहीं हुआ है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 2330 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। उनके नाम आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, सबसे पहले गुजरात रखते हैं, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। मणिपुर मिजोरम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एक उड़ीसा में भी कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों नहीं है, मणिपुर नहीं है और उड़ीसा भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं एमपी तो एक ही होगा, 8। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आपको पता होना चाहिए, और पूरब से पश्चिम की ओर ये विस्तार आपको पता होना चाहिए। ये विस्तार का मतलब क्या है, मैं अगर थोड़ा सा बनाऊं तो ये अगर कहें तो आप देखेंगे यहाँ अगर लाइन बोलें तो होगा 37.6, यहाँ बोले तो 8.4, इधर बोले तो 68.60, इधर बोले तो 97.25। तो ये विस्तार जो है उसे यहाँ पर बताया गया है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो भारत कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ 2 घंटे सूर्य पहले उगता है और यहाँ 2 घंटे बाद को। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का लगभग अंतर 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। हमने अपने जो समय है उसको 82-30 डिग्री स्थानीय समय अनुसार बनाया है, जो कि प्रयागराज के पास, नैनी के पास, मिर्ज़ापुर के पास से जाता है। भारत और उसके पड़ोसी देश देख लेते हैं तो ये अपना प्यारा सा भारत है, इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये प्यारा सा हिस्सा भारत का है क्योंकि बहुत जल्द हमारे पास होगा और हम उस पर अपना अधिकार हमेशा रखेंगे, भले ही कोई व्यक्ति उसे अपना कहे, लेकिन ये हमारा भारत पूरा है। ऊपर तिब्बत और चीन, तिब्बत अलग था, चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है।
म्यांमार इधर लगता है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, 2 ऐसे हैं जो हमारे पास पड़ोसी हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते वो पड़ोसी हैं, ना कि स्थल मंडल के रास्ते। अब ये अपना प्यारा सा भारत है। उम्मीद करता हूँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारे राज्य आपको पता हो, उसकी सारी राजधानी पता हो, ठीक है। ये तो आपको करना चाहिए ज़रूर। यहाँ से अभी हमने देखा था हमारी कर्क रेखा, मैंने बताया अभी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये आप देखेंगे गुजरात से, ये थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर जाती है। ये अपनी नीचे की सीमा है। और यहाँ अगर देखें तो कभी भी मुख्य भाग की पूछे तो यहाँ वाली बताएंगे, वैसे यहाँ वाली। इंदिरा पॉइंट अपना यहीं पर है और कन्याकुमारी अपना यहाँ। चलते हैं आगे। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका, मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि से भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। मैंने अभी बता ही दिया, लेकिन पाक जल संधि वाला आप याद रखिए। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एग्जैक्ट डेट आज तक की डेट में सही है। आज भी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्यारा सा भारत है जिसपे मैप के पूरा नोट तैयार हो रहा है, जो कि बहुत जल्दी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये अपना काराकोरम रेंज है, अपनी लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, फिर ये अपना कैलाश रेंज है, ठीक है। फिर यहाँ अपना पीर पंजाल, धौलाधर और यहाँ पे डैम जेम। फिर इधर अपना पटकई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स होते हुए गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये पूरा बहुत अच्छे से बन चुका है। मैंने टेलीग्राम पे उसका शुरुआती वीडियो जो बनाऊंगा उसका फ़ोटो भी डाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, लिंक सब बांटा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इसमें आप पढ़ते भी होंगे जेवीपी समिति, और फिर आपने पढ़ा होगा धर आयोग। चलिए, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, सहायक नदी क्या होता है? तो जलोढ़ निक्षेप जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, नदियाँ बहती हैं तो पानी के साथ मिट्टी भी बहती है, वो लाया जाता है तो उसे जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। और भी नदियाँ लाती हैं तो ज़्यादा नदियाँ होंगी तो ज़्यादा निक्षेप आएगा। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी वह होती है, एक नदी चल रही है, उसकी सहायक नदियाँ आपस में मिल जाती हैं आकर। एक नदी है सरिता जो कि मुख्य नदी है, गंगा की नदी मान लो, उसमें सारी नदियाँ मिल जाती हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब ही है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर में स्थित बृहद हिमालय, हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय या हिमाचल और फिर शिवालिक कहते हैं। मान लो ये हिमालय है पूरा, तो ये 3 पार्ट में एक लाइन है जो बृहद हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ वहीं हैं, चाहे आपकी कंचनजंगा हो, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे मकालू हो। दूसरी है जो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज, वो मिलती हैं जो मध्य हिमालय या हिमाचल बोल दिया जाता है। तीसरी है जो बहुत छोटी छोटी हैं जिन्हें शिवालिक बोल दिया जाता है। इसके पीछे भी पर्वत चोटियाँ, उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। जो लद्दाख, काराकोरम, जास्कर ये सब है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, वो हिमालय में नहीं आती। ये सब मैं पढ़ाऊँगा, अभी हाल फिलहाल में वीडियो आने वाला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। कोई पूछे उत्तर प्रदेश कैसे बना है, तो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से। यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, क्योंकि जो नदियाँ लाती हैं वो पोषक तत्व भी लाती हैं। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है क्योंकि खेती होती है, तो इसीलिए मैंने आज ही पढ़ा है सुबह मैथ नहीं हिस्ट्री की क्लास एनसीईआरटी में, तो वहाँ बताया मगध, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, उसमें आप देखिए जाकर
बहुत मज़ा आएगा आपको। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है जो कि शुष्क गर्म रेतीला है। वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है मरुस्थल में। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जो अपना ये वाला पार्ट है, इसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, अगर ऐसे बना ले तो ये त्रिभुज बन जाएगा। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है क्योंकि यहाँ बहुत से पठार पाए जाते हैं, चाहे दंडकारण्य पठार हो या नीलगिरी पर्वत हो, ये सब ऊंचा नीचा खेल खेलते रहते हैं। क्षेत्र में बहुत बड़ी सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ, घाटियाँ सब कुछ स्थित है। अरावली इधर गुजरात से होकर दिल्ली तक राजस्थान में मेनली होती है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यहाँ पे देखो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला लिखा है, लेकिन कहीं कहीं विश्व की कोई और भी चीज़ और भी पर्वत है जिसे पुराना बोला जाता है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो कि यहाँ पर है। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट यहाँ पे है, जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं। पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ आसमान है। ये पश्चिमी घाट पूरा है, पूर्वी घाट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जगह है रास्ते बनाने के लिए। यहाँ कोयला लोहा मिलता है। कर्नाटक में आपको सोने की खदान भी पता चलेगी। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यानी अगर हम बताएं तो आपको पता ही होगा। वैसे करेंगे तो यहाँ माउंटेन है, इधर माउंटेन है, तो इधर का पार्ट जो ये हो गया ये तटीय मैदान है, इधर वाला भी तटीय मैदान है। प्रवाल क्या होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। जो छोटे छोटे समुद्र में जंतु होते हैं उनके कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। ये मर गया, इसके ऊपर कुछ और आ गया, इसके ऊपर कुछ और हो गया, फिर ये पूरा सा अपना प्रवाल द्वीप बना लेते हैं। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप ही है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो बहुत चौड़ा है क्योंकि इधर नदियाँ आती हैं तो इधर मिट्टी लाती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इधर ही आती हैं। ये मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर वाला डेल्टा है। सुनामी पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनामी आप पढ़ लेना। भारत में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और केरल के तट से कुछ दूर प्रवाल द्वीप है। मैंने अभी बताया प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पर्वत का हिस्सा है, मतलब पर्वत है नीचे, यहाँ पे पानी भरा है, तो ऊपर का जो एरिया है यहाँ लोग रह रहे हैं, इसे ही अंडमान निकोबार कहते रहे हैं। क्या आप जानते हैं कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ? तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, सागरीय तरंग ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्वेश्चन है, ये आपको करने चाहिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को किस अन्य से नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। इसमें बहुत सह्याद्री और शिवालिक और हिमाद्री इन सब में कन्फ्यूजन हो जाता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। मानचित्र में ये आप देखिएगा, ये सब नहीं करते हैं तभी दिक्कत होती है। एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता बल्कि उसके क्वेश्चन भी करना होता है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताया करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। और इसीलिए लोग नहीं बताते हैं, तभी लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। क्या करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये बताते रहिए तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम भी कुछ अच्छे वीडियो बनाएं कि एक ही क्लास में ये ख़त्म, एक ही क्लास में अशोक के पिलर ख़त्म, एक ही क्लास में नदियाँ ख़त्म, एक ही क्लास में ये, एक ही क्लास में वो। लेकिन हम सोच रहे हैं एक एनसीईआरटी का 6 to 11 12 सारी क्लासेस, सारी चैप्टर्स, सारी बुक्स यहाँ हो जाएं, जिससे किसी को भी इधर उधर भटकना ना पड़े। वरना 6 to 12 के लिए भी लोग 5-5 हज़ार रुपये की क्लासेस करवा ही रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए, विजिट करते रहिए, बहुत कुछ आ रहा है, आने वाला है। अकेले इंसान की बहुत बड़ी टीम है तो वो क्या ही करेगा। तभी मैप का जो क्लास है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पूरी पीडीएफ बनी जाए
तब धीरे धीरे डिलीवर होता रहेगा, वरना बीच में छूट जाएगा तो आपको लगेगा सर बीच में छोड़ गए। तो मैं उतना ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो हो पाए, ठीक है। लेकिन PDF तैयार है लगभग, बस मुझे समय मिलते ही मैं उसे वीडियो बना के और एडिट करके अपलोड कर दूँगा, क्योंकि सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।